Hello students, how are you all? Welcome to my channel Science by कशिश मैम। तो आइए आज हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। बट उससे पहले चैनल को फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, क्योंकि यहाँ पर होगा आपका कंसेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। और दूसरी चीज, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कोई भी आपको रट्टा मरवा रही हो भाई ये लर्न कर लो वो कर लो, नहीं, आपको हर चीज वाई के साथ पढ़ने की, हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और हमारी लाइफ में उसका क्या यूज है, जो कि आपको मैंने पार्ट 1 में बता ही दिया था। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। पार्ट 1 के अंदर जो भी पढ़ाया हुआ था फटाफट से कमेंट डाउन कर दीजिएगा। ओके मैम, ठीक है। चलिए अब हमने देखिए जो भी चीजें पढ़ी थी उसको रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो वो करना बहुत जरूरी है, तभी आपको चीजें याद रहेगी। मतलब कंसेप्ट को याद रखना, इधर दिमाग में याद तो रखना पड़ेगा ना कि ये कंसेप्ट है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। आप जितनी बार रिपीट करेंगे, जितनी बार रिविजन करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। हमने क्या देखा था, सबसे बोला था बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग, बेसिक्स पढ़ा था। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड प्लांट की जो भी प्रोसेसेस है उसके बारे में देखना होगा। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। फिर हमने पढ़ा था बेसिक्स में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं? एनर्जी। फैट्स भी क्या देते हैं? एनर्जी, लेकिन ज्यादा कौन देता है? फैट्स देते हैं। देन प्रोटीन्स हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। दिस इज द मेन बेसिक पॉइंट यू शुड नो। देन इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखने जाए सेल्स के बेसिस पर, सेल नंबर के बेसिस पर, तो दो है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, मेनी, है ना। तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर यानी जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होगी उन्हें हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे क्या है? हमारे यूनिसेलुलर। व्हाइल मल्टी सेलुलर हमारे ह्यूमंस, प्लांट्स, फंजाई। बट उसमें एक एक्सेप्शन भी देखा था, दैट वाज यीस्ट, कि यीस्ट अकेला एक ऐसा नमूना है जो कि क्या है? तुम्हारा यूनिसेलुलर। बाकी के सारे फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर। फिर इसके बाद हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके शेप एंड साइज जो है वो किस बेसिस पर है? उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग है। जैसे अमीबा के पास हाथ पैर मुंह ऐसा कुछ भी होता नहीं है, और ऐसा सब कुछ नहीं है, दैट मींस यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा? कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और वो जुगाड़ ये क्या लगाता है कि अपना शेप ही चेंज कर लेता है। दिस हैज इर्रेगुलर शेप, यानी कोई भी फिक्स शेप नहीं है, ये जैसा चाहे वैसा, ऐसा वैसा, जैसा चाहे वैसा अपना शेप चेंज कर सकता है। कि जैसे यहाँ पर इसके पास में क्या कर लेगा? अपना घेरा बना लेगा, उस फूड को कवर कर लेगा और अपनी मेम्ब्रेन्स के थ्रू उसे क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना फूड ले लेगा और फिर इसे डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। तो ये सारे क्या है? अमीबा के फीचर्स। ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके बेसिस पर है? उसके फंक्शंस के बेसिस पे। जैसे कि नर्व सेल्स आपने नाइन्थ में भी आपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा, सेल वाले चैप्टर में, कि नर्व्स भी इतने लंबे लंबे लॉन्ग क्यों? क्योंकि उन्हें सिग्नलिंग, फास्ट सिग्नलिंग करवाना है, फास्ट ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना है, फास्ट या मसल्स तक ब्रेन से यहाँ पे मैसेज पहुंचाना है। तो यहाँ पर क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, फटाफट पहुंचना चाहिए, स्पीड में पहुंचना चाहिए। और वो चीज इसीलिए ये क्या होता है? नर्व्स लंबे लंबे होते हैं और इनकी जुल्फे यानी डेंड्राइट्स जो होती है वो भी फैली हुई होती है। अगर नहीं पता नर्व्स और ये सारी चीजें क्या है तो आप अपना अभी भी बेसिक क्लियर कर सकते हैं। अभी भी बहुत टाइम है आपका 10th के लिए, तो आप जाकर थोड़ा बहुत बेसिक अपना क्लियर कीजिए ताकि आपको आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर कि ऑर्गेनिजम्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो वर्ड से ही क्या समझ आता है? जो खुद से हो जाता है। खुद से मतलब अपना खाना, अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर लेता है खुद से भाई, तो दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड हेटेरो मींस की अदर, यानी दूसरों पे ऊपर अपना न्यूट्रिशन के लिए वो डिपेंडेंट है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि सेल्फ यानी जो खुद से अपना नरिशमेंट को फुलफिल कर लेगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का रिक्वायरमेंट जो है
नरिशमेंट का वो फुलफिल खुद से नहीं कर सकते, दे हैव टू डिपेंड ऑन अनदर, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज योर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक। बट हेटेरोट्रॉपिक यानी जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सो द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, दिस इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब मैम इनके पास, ऑटो वाले के पास ऐसा तो क्या है भाई, ऑटो वाले के पास ऐसा तो क्या है कि जो हेटेरो वाले के पास नहीं, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, एंड दैट इज क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल होता है लेकिन इनके पास क्लोरोफिल होता नहीं है, जिस वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक वाले अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। लेकिन मैम यहाँ पे एक और भी तो चीज आती है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें क्लोरोफिल अपना इतना बड़ा योगदान दे रहा है कि अपना खाना खुद से बना पा रहा है, एंड दैट इज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते, देखो मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो अपना, मतलब ऑटोट्रॉप्स जो है जैसे कि प्लांट्स और एल्गी, ये दोनों क्या है तुम्हारे ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। तो ये ऑटोट्रॉप्स वाले जो अपना फूड जो रिक्वायरमेंट है वो खुद से फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन कौन सी प्रोसेस है, तो दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब इसका मीनिंग भी मैंने आपको समझाया था कि भाई फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब कोई प्रोडक्ट बनाना, यानी सनलाइट की मदद से कोई प्रोडक्ट बनाना, इसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ओके। फिर हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को काफी डिटेल में पढ़ा था कि भाई इसकी इक्वेशन क्या होती है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड्स के एग्जाम में पूछते ही है सवाल इस पे, या तो आपको एमसीक्यूज में फिलअप के फॉर्म में पूछ सकते हैं, या तो आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए, और आप कशिश मैम के चैनल पर आए हैं तो आपको क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, कंसेप्ट के साथ आएगा, ठीक है। अब ये समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर यूज करते हैं, किसके साथ, विद द 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसके बाद इधर सनलाइट तो होगा ही, फोटोसिंथेसिस नाम है तो सनलाइट, और साथ में हमने अभी आगे पढ़ा था कि भाई ऑटोट्रॉपिक वाले के पास ऐसा क्या है, दे हैव क्लोरोफिल, और उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, एंड साथ में क्या रिलीज होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मैम हमें तो ऐसे समझ तो आ चुका है, लेकिन रिवीजन मैम आप लिखवाते हो तभी हमें करने में मजा आती है। तो चलिए देख लेते हैं वापस से, 6 कितने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और किसकी प्रेजेंस में आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, एंड साथ में यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है यहाँ पे रिलीज होंगे। फिर यहाँ पर हमने देखा था कि ये चीजें सारी कैसे हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑब्वियसली बात है, प्लांट के अंदर जाना है, क्लोरोफिल के पास जाना है, मतलब क्लोरोफिल कहाँ होता है, पहले तो वो समझने वाली चीज है। तो क्लोरोफिल हमारा कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। आपको आई होप सो पता होगा कि लीफ को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट, यानी कि जहां पर रसोई यानी कि खाना बनता है, एंड दैट इज योर लीफ, ओके। तो लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, एंड दैट उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल किसमें मदद करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करवाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इस इधर लीफ तक तो पहुंचना पड़ेगा, बट लीफ के पास पहुंचेगा कहां से, ये पहुंचेगा हमारे कहां से, ये जो लीफ है, लीफ के ऊपर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, और ये छोटे छोटे पोर्स को मैंने बताया था, दीज टाइनी पोर्स आर नोन एज, क्या बोला जाता है इन टाइनी पोर्स को, स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ एंटर करेगा और फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के अंदर क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। फिर बात आती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो वाटर तो भाई आपको 7 जन्मों से पढ़ते आ रहे हो, रूट्स एब्जॉर्ब करती है, कौन करती है, रूट्स एब्जॉर्ब करती है। इसको थोड़ा लिटिल बिट हमें और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी इतना आपको पता ही होगा कि रूट्स जो है वो क्या करती है, पानी एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। फिर मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल के भाई 2 काम है, एक तो ये क्या है, ग्रीन पिगमेंट है कि भाई हमारे प्लांट का लीला लीला यानी कि ग्रीन कलर किसकी वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो पिगमेंट
पिगमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जिसको कलर दिया जाए उसे पिगमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट यानी ग्रीन कलर कौन दे रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल दे रहा है, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है इसका, जो सनलाइट आ रही है, क्या ऐसे सनलाइट बस आके बैठ जाएगी अरे भाई मुझे ले लो, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना होगा, और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। ओके, तो आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर यहाँ पे ये सारा तामझाम होने के बाद, कलेक्ट होने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, फाइनली ग्लूकोज, दैट इज खाना, दैट इज फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। एंड साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन, जो हमारे जिंदा रहने की वजह है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ओके, आई होप सो आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्लियर हो गई होगी, और आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट से पार्ट 1 को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर फिर हमने पढ़ा था कि भाई ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा किसके थ्रू एंटर कर रहा है, लीफ के थ्रू एंटर करता है। कहां से, लीफ में। और लीफ में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स, और इन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। मैम इतना क्लियर है हमें अच्छे से, लेकिन स्टोमेटा को देखते हैं कि एक्चुअली स्टोमेटा हमारा कैसा दिखता है। तो ये स्टोमेटा दिखता है हमारा कुछ इस तरीके से। कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, ये पूरे है इसके गार्ड सेल्स। ये क्या है, गार्ड सेल्स, जो गार्ड करेंगे कि भाई पानी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, कब क्लोज होना है ना, कब ओपन होना है, ये सारी चीजों को रेगुलेट करवाने में कौन मदद करेगा, हमारा वन एंड ओनली गार्ड सेल, है ना। गैसियस एक्सचेंज, वाटर जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज होता है, ये सारा काम कौन करवाएगा, गार्ड सेल्स कंट्रोल करेगा, है ना। वही होता है ना कि भाई कोई गार्ड का काम क्या होता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, वो सारी चीजें ध्यान रखना। तो वही चीज भी कौन करता है, गार्ड सेल करता है। बीच में ये होता है स्टोमेटल पोर। जब यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो जाएंगे तो ये सेल कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा ना। सीधी सी बात है कि आप कोई चीज में पानी डालते जाओ तो बलून कैसा होता है, जैसे फूल जाता है, उसी तरह ये स्टोमेटा भी कैसा हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा। और फूल जाएगा मतलब उसे अब क्या करना पड़ेगा, पानी रिलीज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी रिलीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, गैसियस एक्सचेंज जो है, वो सारी चीजें भी किसके थ्रू होंगी, स्टोमेटा के थ्रू होंगी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दिस इज अ ओपन स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ क्लोज स्ट्रक्चर। ओके, यस मैम, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमने आज यहां से स्टार्ट करना है भाई कि हमने मैम ये चीज तो समझ ली कि भाई फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक और चीज समझने की जरूरत है कि जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन फॉर्म कौन सा है हमारा, कौन है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट से, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। कार्बन फॉर्म कौन सा है हमारा, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो सारी हमारी किसके थ्रू फुलफिल होती है, तो वन एंड ओनली कौन, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हेल्पफुल होती है। लेकिन 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 एक और चीज आती है कि मैम इसके पास यहाँ पे क्या बना होगा, फूड बना होगा, ठीक है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट बना हमारा एज अ फूड बना, ठीक है मैम, यस बन गया फूड। अब ऐसा होता है ना कि हमारे घर पे भी खाना वाना बचता है तो हम उसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना। फ्रिज में रख देंगे या तो फिर कोई भी तरीके से उसे स्टोर किया जाता है। तो यहाँ प्लांट्स के अंदर भी तो कोई ना कोई तरीका होगा ना स्टोर करने का खाना। तो यस, इनके पास क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनका जो ग्लूकोज है या ग्लूकोज को ही और हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ वन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली। तो इसको किस में कन्वर्ट करके ये रखते हैं, इसको ये कन्वर्ट करके रखते हैं स्टार्च के फॉर्म में। किस में रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि ग्लूकोज जैसे कि घर में हमारा खाना स्टोर होता है, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है, इधर भी का खाना जो होता है जितना चाहिए उतना यूज कर लेंगे, बाकी की चीजें रख देंगे स्टोर करके, ताकि जब भाई ऐसा हो कि भाई कभी कभार सनलाइट नहीं आई, मुझे किसी ने क्या किया, मेरे को चेक करने के लिए डार्क रूम में रख दिया, तो ये सारा ये उस टाइम पे उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए कौन आएगा यहाँ पे निकल के, स्टार्च आएगा। समझ आई बात। तो यहाँ पे फूड को स्टोर करने में कौन मदद कर, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज से किसके फॉर्म में स्टोर होता है, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैम हमारी बॉडी में भी तो ऐसा कुछ होता होगा ना, तो यस होता है। ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। किसमें, ग्लाइकोजन। बेटा इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो बी
रेडी फॉर दिस थिंग। आपको आई होप सो क्लियर हो चुका होगा, राइट। प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर करेंगे? स्टार्च के फॉर्म में, वाइल ह्यूमंस के अंदर किस में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ओके, ह्यूमंस के अंदर किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। देखो यहाँ पे मैंने यही चीजें बता रखी कि जो इनऑर्गेनिक सोर्सेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं, राइट। अब ये जो कार्बन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी कौन फुलफिल कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। और ये चीज किस में होती है? प्लांट्स में होती है। और ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। ओके मैम, क्लियर? ओके, तो अब हम समझते हैं इवेंट्स के बारे में, मतलब फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या क्या हुआ, उन सारी चीजों को समराइज करके हम यहाँ पे चीजें समझेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? सनलाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को क्या करा जाएगा? एब्जॉर्ब करा जाएगा। तो सबसे पहला इवेंट यहाँ पर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्या होता है यहाँ पर? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। या तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखते हो? देखो ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप कृपा करके शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे किसका होता है? लाइट एनर्जी का होता है। किसका होता है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और ये कारनामा कौन कर सकता है? वन एंड ओनली क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल करता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। ओके मैम, डन। बट यहाँ पे अब इस लाइट एनर्जी को किसमें? केमिकल इक्वेशंस हो रही है, यानी किसमें चेंज किया जाता है? केमिकल एनर्जी में। तो सेकेंड इवेंट यहाँ पे क्या होता है? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें चेंज किया जाता है इसको? केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। सो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, और हमने क्या लिया था इसके अंदर? वाटर भी लिया था। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दो चीजों में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। एक ये स्प्लिट होता है हाइड्रोजन में एंड दूसरा ये स्प्लिट होता है इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ये क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। ये होता है हमारा थर्ड इवेंट। एंड फोर्थ इवेंट जो होता है यहाँ पर क्या होता है? बाद में क्या बनता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, खाना बनता है। तो ये चीज किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और इससे यहाँ पर क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज मिलता है। सो दीज आर द इवेंट्स, यानी कि ये चीजें होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। आपको क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। ओके, तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से लिख के दे रखी है, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मैं आपको लिख के ना समझाऊं उसमें मजा ही नहीं आएगी, ठीक है। मैं ऐसा यहाँ पे भले ही नोट्स लेकर आ जाऊं, लेकिन आपको मैं ऐसे ऐसे लिख के समझा दूंगी, आपको नहीं मजा आएगी। आपको मजा किस में आएगी? जब मैं लिखकर आपको एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, तब मजा आएगी। तो बेटा इस मेहनत के लिए फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैंने लिखी है, ठीक है। अब ये थोड़ा सुंदर तरीके से लिखा हुआ ताकि आपको चीजें समझ आए। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी बुक के अंदर जो भी एक्टिविटीज दे रखी है ना, वो एक्टिविटीज का आएगा प्रॉपरली अलग से वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो, जहां पर आपको मैं एक्टिविटी के एक एक पॉइंट जो है एक एक रीजन के साथ समझाऊंगी। तो उसके लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हम अभी एक्टिविटीज को नहीं देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे स्टोमेटा की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या करता है? आपका गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, वाटर लूज करने में, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। अब ओपन कब होगा? जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है कि भाई मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, अब फोटोसिंथेसिस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड जब उसे होगी तो फटाफट उसे बुलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? बुलाने के लिए अपना स्टोमेटल पोर क्या कर देगा? ओपन कर देगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है, भाई अब तो काम का नहीं है हमारे, हमें नहीं चाहिए, बहुत है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करेगा? अपना पोर क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये ओपन हो रहा होगा तो
ये क्या करेगा, स्वेल करेगा यानी फूलेगा, और जब ये क्या कर रहा है, अपना पोर क्लोज कर रहा है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू ऑलमोस्ट होता है, लेकिन उसके अलावा गैसियस एक्सचेंज हमारे स्टेम से भी होता है और रूट से भी होता है, लीव से तो होता ही होता है। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज के बारे में आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है मैम, स्टोमेटा के बारे में हमें हो चुका है सारी चीजें क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे एक और चीज के बारे में। तो यहाँ पे हमने किस किस के बारे में डिस्कस कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ग्लूकोज बन रहा है तो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है वो भी समझ लिया, ऑक्सीजन तो भाई अपना रिलीज हो जाएगा और हम उसे यूज करेंगे, एनिमल्स यूज करेंगे और काफी सारे जीव जंतु ऑर्गेनिजम्स उसे यूज करते हैं। सबकी बात हो गई, लेकिन क्लोरोफिल की भी बात हो गई, एक ही हमारा बच रहा है। कौन बच रहा है, पानी, वाटर, वाटर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं अब वाटर की। ठीक है, अब देखिए वाटर जो है, एक तो यहाँ पे जो बन रहा था बाय प्रोडक्ट में, तो वो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे रिलीज हो जाता है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में, दिस इज ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा के थ्रू ये रिलीज हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे एक और चीज आती है कि मैम बट रूट्स एब्जॉर्ब कैसे करती है पानी को, तो वो समझते हैं। सबसे पहली बात आती है वाटर को, देखो वाटर को रूट्स ने तो क्या कर लिया, यहाँ पे ये रूट्स हमारी ग्रीन कलर की बन चुकी है, उसके लिए वेरी वेरी मच सॉरी, बट यहाँ पे अभी आपको समझने की कोशिश करिए। ये हमारा प्यारा प्यारा पौधा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारी लीफ है। अब समझो कि यहाँ पे पानी को तो क्या कर दिया है इन्होंने, एब्जॉर्ब कर लिया रूट्स ने, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पे हमारी जो लीफ बैठी है और यहाँ पे हमारा रूट है, रूट नीचे लीफ ऊपर, ये फासला बीच का कहां से तय करेंगे, तो वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम वही समझने जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे पानी जितना भी एब्जॉर्ब रूट्स कर तो रही है, लेकिन लीफ तक कैसे पहुंचाएगी, कैसे ट्रांसपोर्ट करवाएगी, तो वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, जाइलम एंड फ्लोएम। किसके बारे में अब हम समझने जा रहे हैं, जाइलम के बारे में एंड फ्लोएम के बारे में, ठीक है। अब आपने ये 9th में पढ़ा होगा, वेस्क्यूलर टिश्यूज करके, है ना, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिए। ओके, जाइलम की बात करते हैं, पढ़ लीजिए नहीं मतलब मैं पढ़ा ही रही हूँ, तो यहाँ पे स्टे करिए, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, मैं यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए जाइलम की बात करें ना, तो जाइलम यहाँ पे क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि भाई जितना भी पानी आ रहा है चलो 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 ऊपर चढ़ाओ, और ये ऊपर चढ़ाने में कौन मदद करता है, इसको जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। लेकिन खाना वाना बना है लीफ के अंदर, तो वो भी तो पूरे प्लांट में पहुंचाना है, तो वो फूड जो है ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, फ्लोएम की होती है। किसकी होती है, फ्लोएम की। तो यहाँ पे ये फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। दूसरी एक और चीज, वाटर के साथ साथ यहाँ पे ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स। ओके मैम, दिस इज ऑल्सो क्लियर। बट इनकी कुछ डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं कि जाइलम जो होता है ना, यहाँ पे क्या है, पानी यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, इसको यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। कहां से कहां भेजा जा रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड होती है। कैसी होती है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। लेकिन हमारा जो फ्लोएम भाई साहब है वो बड़ा यूनिक है, बोले मैं तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता हूँ। फूड यहाँ पे बना है तो भाई मैं ऊपर भी भिजवा दूंगा, है ना, और नीचे भी भिजवा दूंगा, तो यहाँ पे ये काम हो सकता है। दूसरी एक और चीज आती है कि जो ये तो मैम हमें समझ आ गया कि ये क्या करेगा, अप टू डाउन तो मूवमेंट इसकी होगी ही, ठीक है। लेकिन इसकी मूवमेंट बेटा डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी होती है। अब आप सोचोगे कि मैम डाउनवर्ड टू अपवर्ड कैसे, कि जैसे यहाँ पे स्टार्च वाच बना होगा, है ना, तो उसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है, रूट्स में जैसे किया जाता है, और भी कई सारी जगह होती है जहां पर फूड को स्टोर किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे प्लांट की वो वाली कंडीशन है जहां पर उसके पास मतलब फोटोसिंथेसिस अभी नहीं कर सकते, जैसे सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका जो ये खाना बना हुआ है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, स्टोर्ड फूड। तब यहाँ पे रूट्स क्या करेगी, उसको ऊपर की तरफ भिजवाएगी। तो यहाँ पे फूड ट्रांसपोर्ट
करवाना है तो कौन आएगा, फ्लोएम आएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसी हुई है, ये दोनों डायरेक्शन में कर सकता है, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। अब ये चीज समझते हैं कि ये जो हमारा जाइलम है अब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। दैट मींस इसकी डायरेक्शन कैसी हुई, अब मैंने आपको पहले बताया था यूनि का मतलब वन होता है, साइंस में कहीं पे भी टर्म आ जाए यूनि मतलब वन, मतलब ये एक डायरेक्शन में कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनी डायरेक्शनल। क्या कहेंगे इसे हम, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में, भाई ऊपर नीचे नीचे ऊपर कहीं पे भी जा सकता हूं मैं तो ये क्या कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, मींस बाय, बाय यानी कि टू, यानी कि ये कैसी डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज इन बाय डायरेक्शनल, दिस इज इन बाय डायरेक्शनल, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी जाइलम एंड फ्लोएम का काम। अब इसका एक मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ जो मैंने आपको आगे बोला था, ये रहा हमारा ये वाला स्ट्रक्चर। ओके ओके, चलिए देखिए, ये देखिए आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो, अरे ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये लीफ है हमारी, ठीक है। अब लीफ जो है उसके पास ये वेन प्रेजेंट है और इनके पास क्या प्रेजेंट है, ये फ्लोएम है और जाइलम है, दिख रहा है ना। ये वास्कुलर बंडल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाने में, जैसे स्टेम से लीफ तक, मतलब रूट से लीफ तक पहुंचाने, लीफ कहीं और पहुंचाना चाहती है फूड को, तो वो सारा काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वेस्कुलर बंडल्स की। तो वेस्कुलर बंडल्स कौन है, हमारे फ्लोएम है और जाइलम है, ठीक है। अब इनके पास देखो ये पूरा ऐसे बताया गया है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया गया है लीफ का और बताया गया क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सबसे ऊपर तो क्या होगी, उसकी क्यूटिकल लेयर होगी, वैक्सी लेयर होगी, है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर। फिर क्या आती है, एपिडर्मिस, ये सारा चीजें आपने 9th में पढ़ रखी है, ठीक है, टिश्यूज वाले चैप्टर में। फिर ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट, और फिर ये बीच में क्या प्रेजेंट है, एयर स्पेसिस, थोड़ी बहुत स्पेसिस प्रेजेंट है, ये इसके क्या है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको फिगर्स भी बेटा पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं फिगर्स को इग्नोर कर रहे हैं, फिगर्स भी आप, फिगर्स के थ्रू भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, क्लियर है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, वाटर की तो बात हमारी हो गई, ठीक है, वाटर की बात कर ली। बट मैम जैसे कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं वो कहाँ से लेगा, ठीक है, कैसे लेगा, तो देखो एयर में तो प्रेजेंट है बट ये स्टोमेटा के थ्रू नहीं ले सकता। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इनको क्या करना पड़ता है, नाइट्रेट्स या तो फिर नाइट्राइट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। और फिर ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाने में कौन काम करता है, बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको लेते हैं और प्लांट को जो यूजफुल जो फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होता है उस फॉर्म में ये कन्वर्ट करते हैं, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। कौन है ये, राइजोबियम है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये किस में चेंज कर देगा, प्लांट यूजफुल नाइट्रोजन में, ठीक है, जो प्लांट को यूजफुल हो सकता है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो यही चीज मैंने आपको ये लिखी है। बट ये चीज कौन, बैक्टीरिया क्या हवा में उड़ रहे होंगे, नो, ये कहाँ पे होता है, सॉइल में होते हैं। जैसे ही इनको नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिलता है, ये इसको प्लांट यूजफुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में रिलीज कर देते हैं, और फिर रूट्स जो है वो पानी के साथ वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब, मतलब मिनरल्स जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे एंड देन उसको रूट्स क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है। ओके, यस मैम, क्लियर। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। अब 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, कितने, 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स की। सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकेंगे कि जो भी फूड आएगा उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल में चेंज करेगा। क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके सिंपल में चेंज करेगा। जैसे हम क्या करते हैं, पूरा फूड ले लेते हैं और उसे फिर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ ऐसे महान हस्ती होती है जो क्या करती है, फूड को बाहर ही अपना तोड़ मरोड़ देता है और फिर उसके बाद उसका डायरेक्ट न्यूट्रिशन जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और तीसरे तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो जो होता है ना, वो बड़े चालाक है,
बहुत चालाक, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। कैसे चालाक है कि वो एनिमल के ऊपर रहते भी है, सारा न्यूट्रिशन उसमें से एब्जॉर्ब भी कर लेंगे और बिल्कुल भी उसे किल यानी कि मारेंगे भी नहीं, मतलब बिना मारे उसमें से सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये होते हैं तीसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड बॉडी, उनकी बॉडी के बाहर ही वो अपना फूड का ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसमें से सारा जो न्यूट्रिशन होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। और ऐसे महानुभाव कौन है हमारे, ब्रेड मोल्ड जो हमारे फंजाई के अंदर आता है, येस्ट जो हमारे फंजाई यानी ये सारे फंजाई वाले हैं जो अपना फूड जो है वो बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और फिर उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा होते हैं, दूसरे तरीके के आते हैं जो पूरा अपने अंदर फूड लेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, ब्रेक करके डाइजेस्ट करके उसे एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मैनी मोर ऑर्गेनिजम्स। और प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की ये बात हो गई। यहाँ पे हम बात करते हैं अब जो बिना किल करे, है ना, कि बिना किल करे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर रहेंगे, उनको किल भी नहीं करेंगे और उसमें से सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। क्लियर। तो ये तीन तरह के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके मैम, हमें ये चीज क्लियर हो चुकी है। ओके चलिए अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। इसके अंदर कुछ 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, वो हमें समझने की जरूरत है। बेसिकली ये बहुत ही बेसिक वाला पॉइंट है, ये चीज 7th के टॉपिक्स में आती है, बट मैं चाहती हूँ कि आप 7th में अगर नहीं पढ़े, 8th में भी अच्छे से नहीं पढ़े, 9th में तो भाई पढ़े ही नहीं, और 10th में आ गए हो और अब टेंशन हो रही है, तो टेंशन मत लो, क्योंकि कशिश मैम आपको हर एक पॉइंट करवाएगी। आपको बेसिक से बेसिक चीज भी जो नहीं आती, जो 7th 6th 5th में भी आती है, वो चीज भी नहीं आती, वो मैं आपको करवाऊंगी। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना उस चीज का, बस आप वीडियोस देखते रहना, रेगुलर कंसिस्टेंट रहना, तो आपका 10th जो है एकदम स्मूथली मक्खन की तरह जाएगा साइंस में और मार्क्स करोगे फुल स्कोर, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर, मैं बात कर रही हूँ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात कर रही हूँ, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई ये ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइटिक क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स है या फिर डिकेइंग है। अब मैम डेड का मतलब तो समझ आता है भाई मरे हुए, डिकेइंग का मतलब क्या होता है, डिकेइंग का मतलब होता है सड़े हुए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए या फिर सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स पर फीड कर करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक, मतलब सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स या तो फिर ये जो इस टाइप का न्यूट्रिशन है, इसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करके ये अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या तो फिर सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसका ऐसा कौन है मैम जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, वैसे है हमारे जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, है ना। तो ये सारे क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं। फिर आता है हमारा पैरासाइट। कौन आता है, पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहा जाता है, अभी हमने पढ़ा कि कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट है उसके ऊपर वो रह लेगा, उससे सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, है ना। जैसे कि ये मेरे पास कोई भी प्लांट है या तो फिर एनिमल है, वो इसी के ऊपर रह रहा है, क्या कर रहा है, इसके ऊपर रह रहा है और इसी से सारा अपना न्यूट्रिशन जो है वो पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम, उसको बिल्कुल भी किल करे बिना, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, पैरासाइट। अब यहाँ पे पैरासाइट ना भी बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेटा हम 10th पढ़ रहे, थोड़ा सा आपको लिटिल बिट आप थोड़ा डिटेल में जाओगे ना, तो आपका जो बेसिक जो मेन 10th के सिलेबस में प्रेजेंट है वो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो कभी कभार थोड़ा सा बेटा डिटेल में जाना भी जरूरी रहता है, ठीक है। पैरासाइट हम बात करें ना, तो बेसिकली मैं आपको 2 टाइप भी बताती हूँ, दैट आर एंडोपैरासाइट, ठीक है, नॉट वी कैन से एक्सो बट एक्टोपैरासाइट।
ठीक है। एंडो का मतलब ही समझ आ चुका होगा, एंडो मीन्स की अंदर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर रह के अपना न्यूट्रिशन पूरा कर देते हैं, आपको किल करे बिना, ऐसे ऑर्गेनिज्म। एंडो मीन्स की अंदर, अंदर रह के ये अपना न्यूट्रिशन पूरा करेंगे। और एक्टो मतलब बाहर की साइड, ठीक है, कहाँ रहेंगे, बाहर आपकी बॉडी के ऊपर। अब मैम ये तो समझ आता है कि भाई जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में रह के अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे, लेकिन ये कौन है एक्टो पैरासाइट जो बाहर रह के, बाहर मतलब कहाँ बाहर, जैसे कि आपका ये हेड रीजन, आपके हेयर्स के अंदर, जैसे जुएं, सुना है बचपन में जैसे होता था कि जुएं आ गई है ना, ब्लड सक करती है बहुत सारा, सुना ही होगा, है ना। तो ये होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, हेड लाउस जिसे बोला जाता है, लाइस बोला जाता है उसे, ठीक है, जू जैसे बोलते हैं, जुएं ऐसा कुछ बोला जाता है हिंदी में, राइट। तो ये जो है वो कैसे होता है, एक्टोपैरासाइट, जो बाहर रह के, आपकी बॉडी के बाहर रह के आपका न्यूट्रिशन सारा पूरा कर लेते हैं, ऐसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। और सेप्रोफाइटिक तो आपको समझ आ ही चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दो प्रकार। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है दैट इज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, जो सॉलिड या फिर लिक्विड के फॉर्म में अपना फूड ले लेंगे, जैसे कि ह्यूमंस की बात करते हैं, जो अभी हमने आगे समझा उसी का नाम आ गया कि भाई ह्यूमंस या एनिमल्स जो है क्या करते हैं, फूड पूरा का पूरा अपने अंदर लेंगे, फिर उसे क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, देन उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले आप पूरा फूड लोगे, सॉलिड या फिर कोई भी लिक्विड के फॉर्म में आप फूड को क्या करते हो, अपनी बॉडी के अंदर लेते हो, फिर इसके बाद क्या करते हो, बॉडी यानी माउथ के थ्रू अपने माउथ में रखोगे, सॉरी अपने हाथों के थ्रू खाओगे, अपने माउथ में रखोगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होगा, वो ठीक है, ये कहाँ भेजा जाएगा, स्टमक में, और स्टमक में जाके इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। अभी हम सारा समझेंगे एब्जॉर्प्शन किसका होगा, यहाँ पे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले होंगे उसका क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, क्लियर। फिर इसके बाद आता है सिम्बायोटिक। सिम का मतलब क्या होता है, साथ साथ है ना, जन्मों के साथी, मतलब कि ऐसा होता है इनके अंदर। सिम्बायोटिक का मतलब, पैरासिटिक तो कैसा था भाई, उसके ऊपर रह लेता था, उससे सारा न्यूट्रिशन ले लेता था, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देता था। लेकिन सिम्बायोटिक में कैसे, दोनों ही अच्छे हैं। क्या करते हैं, एक बोलता है, देखो यहाँ पे कैसे आपके फ्रेंड्स वाली चीज है कि जैसे आपका एक फ्रेंड है जिसके पास में पेंसिल है और आप हो जिसके पास पेन है, अब दोनों को दोनों की जरूरत है, तो क्या करोगे, आप एक दूसरे से शेयर करोगे, ठीक है, कि यहाँ पे जब भी काम होगा तो आप दोनों शेयर करोगे, भाई तू मेरी पेन ले ले और तू मेरी पेंसिल ले ले, फिर जब काम हो तो वापस से दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे एक्सचेंज करके दोनों अपना एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हो, है ना। तो दोनों शेयरिंग कैरिंग वाला काम चलता है कहां पर, हमारे सिम्बायोटिक में, यानी कि एक साथ रहते हैं, दैट इज लाइकेन्स। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये फंजाई और एल्गी, ये दोनों साथ साथ में रहते हैं, और इनका एक नाम, इनके रिश्ते को नाम दे दिया है लाइकेन्स। क्या नाम दे दिया है, लाइकेन्स। की फंजाई और एल्गी जब साथ में रहती है उनको क्या बोल दिया जाता है, लाइकेन्स बोल दिया जाता है। लेकिन मैम ये दोनों कैसे एक साथ, क्या एक दूसरे को वो दे रहे हैं, ऐसा योगदान प्रदान क्या हो रहा है इनका। तो देखो एल्गी की बात करें ना, तो एल्गी क्या कर सकती है, आपकी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो फूड किसको प्रोवाइड कर सकती है, फंजाई को, और फंजाई क्या कर सकता है, उसे बदले में शेल्टर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहते हैं म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअलिज्म है यहाँ पे, म्यूचुअलिज्म यानी कि एक दूसरे को समझते हैं, भाई तू मेरी पेंसिल ले ले, मैं तेरी पेन ले लेता हूँ, फिर वापस से दोनों एक्सचेंज करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज होती है कि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयरिंग कैरिंग पे चलते हैं, ये होता है सिम्बायोटिक। सो दीज आर योर 4 टाइप्स ऑफ heterotropic organisms. This is not nutrition, okay, this is organism. heterotropic organisms को 4 प्रकार में हमने बांटा हुआ है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करके ये अपना क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, ऐसे सेप्रोट्रॉप्स होंगे, ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म या तो फिर सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। दूसरा हमने समझा पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट्स क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, उसमें से सारा न्यूट्रिशन निकाल देते, लेकिन बदले में कुछ भी देते नहीं है। और होलोजोइक की अगर हम बात करें तो होलोजोइक क्या करता है, फूड जो है वो सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में खुद के अंदर लेगा और फिर उसे ब्रेक डाउन करेगा और उसे डाइजेस्ट करेगा और उसमें से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स, ठीक है। फिर इसके बाद
बाद आते हैं हम स्टार्ट करते हैं हमारा डाइजेशन की प्रोसेस। क्या स्टार्ट करते हैं? न्यूट्रिशन यहाँ पे कैसे मैम, कैसे खाना लिया जा रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, वो सारी चीजें अब हम समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, दैट इज कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन जो है वो कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेगा इंसान, जब भी फूड आएगा उसका क्या करता है? डाइजेशन। अगर मैं आपसे पूछूं अभी के अभी, बेटा कहीं पे भी गूगल चैट जीपीटी कहीं मत जाना, मेरे को सीधा अपने दिमाग से, दिल से जो पहला आंसर आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देना कि मैम हमारे दिमाग में तो पहले ये आया था कि व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है। आपका क्या जवाब है? कहीं मत जाना, चिटिंग मत करना, फटाफट से कमेंट में लिखना कि डाइजेशन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या चीज आती है। आई होप सो आप लोगों के दिमाग के अंदर वही आया होगा, पाचन। मैम खाना डाइजेस्ट करना, मैम पाचन करना, है ना, बट दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ, मतलब हिंदी वर्ड है वो उसका मीनिंग नहीं है। पाचन मतलब क्या, डाइजेशन मतलब क्या? डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, फूड के अंदर जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को किस में चेंज करना होता है? सिंपलर वंस में चेंज करना होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। सिंपलर वंस ना लिखना चाहो तो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में इसको चेंज किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? है ना, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, दिस इज नोन एज द डाइजेशन। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? दिस इज नोन एज डाइजेशन। लेकिन मैम यहाँ पे ऐसा कौन है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल? तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन है आपके? सारे कार्बोहाइड्रेट, जो अभी हमने पढ़े, न्यूट्रिएंट्स ऑल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फिर प्रोटीन्स, ठीक है, ये सारे क्या है आपके? क्या है आपके? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अब इनको किस में चेंज करते हैं? सिंपलर में, और वो हमें पता चलेगा कि वो सिंपलर कौन है ना, ये किस में कन्वर्ट होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो चीज हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं आपको समझाने वाली हूँ पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, अभी हम फिलहाल आज का हमारा लास्ट टॉपिक समझ लेते हैं, दैट इज अमीबा के अंदर मैम डाइजेशन कैसे होता है। ये कौन है? सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर। याद आया ना, अभी रिवीजन करवाया। यूनिसेल्युलर यानी एक सेल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, इसे हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन है? हमारा अमीबा है। और ये अमीबा अपना रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे फुलफिल करता है न्यूट्रिशन का? देखिए ये हमारा अमीबा है, ठीक है। अब समझो कि इसके पास आया कोई फूड पार्टिकल। क्या आया? फूड पार्टिकल। ये समझ लो, इसके पास ये कोई फूड पार्टिकल आया। अब ये क्या करेगा? इसके आसपास में अपना ये क्या बना देगा? घेरा बना देगा। और हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अमीबा वाला टॉपिक पढ़ा रही थी, बट उसमें ऐसा हुआ बीच में कि वीडियो अपने आप रुक चुकी थी। तो यस, अब ये आएगा आपका पार्ट 3 में अमीबा का। तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए शेयर एंड लाइक एज वेल, एंड हाई पॉइंट्स भी कीजिएगा ताकि हमारी चैनल जो है वो आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच। एंड यस, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फटाफट से आ जाइए नवा नरोड़ा द सक्सेस पाथ अकेडमी, जहां पर आपकी हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर है स्टूडेंट सिक्योरिटी सिस्टम, स्टूडेंट ट्रैकर सिस्टम, करियर गाइडेंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। सो फटाफट से आइए, या तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट्स करवाइए अभी बुक। थैंक यू सो मच।